So, hello everyone, this is Snehal Srivastav, and in this session, we will be discussing the Hindu newspaper analysis, especially for UPSC aspirants. And this session will be in Hindi language, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको easily understand कर सकें. नाउ फर्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं कि चाइना का एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट जो है वो अलग अलग कैंपसेस में स्प्रेड हो चुका है, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी एस्पिरेंट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकेंड आर्टिकल है G20 प्रेसिडेंसी इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन ग्लोबल गुड. नाउ इस आर्टिकल को ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, जिसमें हर चीज़ बता दी गई है कि क्या क्या इसके प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इससे क्रिएट हो सकती हैं और क्या फ़ायदे इससे इंडिया को मिलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड अदर डेवलपमेंट्स में. इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सीधा हम उन पे जंप करते हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. देखिए यहाँ से इस आर्टिकल से एक क्वेश्चन निकल के सामने आ सकता है कि पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए कहाँ पे बनी है. तो वो है तो राजस्थान के अलवर मेवात रीजन में वो यूनिवर्सिटी बन रही है, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स. ठीक है, इस आर्टिकल में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा था कि हाँ ये कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है बस. इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है लिटरेरी पार्क टू ऑनर मलयालम राइटर बशीर. तो एक राइटर हैं बशीर, जिनका पूरा नाम है वायकोम मोहम्मद बशीर, और इनको जो है इनके लिए एक स्पेशल पार्क बनाया गया है, लिटरेरी पार्क बनाया है, जिनमें इनको दिखाया गया कि ये बगल में इनके एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो बज रहा है और वो पार्क में बैठे हुए हैं. नौ ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इनको एक बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये मलयालम राइटर तो हैं, इनके साथ साथ इनकी लिखी हुई जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और साथ में पद्मश्री अवार्ड किसको दिया जाता है, कब इंस्टीट्यूट हुआ और इसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं. इस पार्क में जो है ओपन एयर ऑडिटोरियम है जिसको नाम दिया गया है रप्पड़ी, RAPPADI. नेक्स्ट जो है थैज्ड हट है जहाँ पे विजिटर्स आकर के रिलैक्स कर सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देख सकते हैं इस पार्क की, जिसको नाम दिया गया है वयल पड़ी. एंड मीन छट्टी इज़ एन एक्वाकल्चर सेंटर. ये एक एक्वाकल्चर सेंटर है जहाँ पे साइंटिफिक मेथड से जैसे कि बायोफ्लॉक, एक्वाफोनिक्स तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करी जाती हैं. इसमें जो बायोफ्लॉक एक्वाफोनिक्स की बात करी गई है, बायोफ्लॉक एक्वाफोनिक्स का मतलब होता है कि ऐसी तरीके से प्लांट्स को ग्रो करना. यहाँ पे एक्वाकल्चर को बताया गया है. तो एक्वाकल्चर मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको इस तरह से ग्रो करना जिसमें हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, सनलाइट कितनी आ रही है, वाटर कितना दिया जा रहा है, और वाटर को भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में देना, पूरे दिन देना या कम देना, ये सारी चीज़ों को पूरे कंट्रोल वे में वहाँ पे ग्रो किया जाता है. और यहाँ पे जो फिशेस ग्रो होती हैं या प्लांट्स ग्रो होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है बाकी कंपेयर टू जो बाहर ग्रो होते हैं. साथ ही साथ जो वाटर होता है इसका वो भी रीयूज़ किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे रिसाइकल वाला प्रोसेस भी फॉलो होता है. तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो कि इस लिटरेरी पार्क में यूज़ करी जा रही है. ये लिटरेरी पार्क जो है 28th डेथ एनिवर्सरी पर ये जो बशीर हैं वायकोम मोहम्मद बशीर जी, इनकी 28th डेथ एनिवर्सरी पर इसको बनाया गया है. साथ ही साथ ये जो राइटिंग करते थे वो मलयालम लैंग्वेज में राइटिंग करते थे, मतलब साउथ इंडिया के राइटर थे. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पद्मश्री अवार्ड के बारे में. तो गवर्नमेंट ने 1954 में दो तरह के सिविलियन अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया था. पहला था 3 टायर पद्म अवार्ड्स एंड भारत रत्न इन 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था. 2 अवार्ड्स थे, एक पद्म अवार्ड था और एक भारत रत्न अवार्ड था. इसमें हम बात करेंगे पद्म अवार्ड्स की. पद्म अवार्ड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. पद्म विभूषण जो होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस में दिया जाता है. ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, मतलब कि किसी ने अपनी सर्विस में बहुत अच्छा काम किया तो उसको पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है. दूसरा है पद्म भूषण. पद्म भूषण जो है वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब कि कोई हायर ऑर्डर का काम किया तो उसको दिया जाता है. थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ये.
एंड इसके बाद आता है पद्मश्री, जो कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस में दिया जाता है, मतलब ये थोड़ा सा उससे कह सकते हैं कि कम इम्पॉर्टेंट होता है। इन ऑर्डर ऑफ सिविलियन अवार्ड्स इट इज़ रैंक 4th, मतलब कि सेकेंड नंबर पे पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पे पद्मश्री अवार्ड होता है। नाउ इस अवार्ड की हिस्ट्री ये है कि इसे रिपब्लिक डे के इवेंट पे दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड ये जो है कोई भी इसको अपना टाइटल की तरह ऐड नहीं कर सकता, या सफिक्स या प्रेफिक्स मतलब नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता है। और साथ ही साथ ये फॉरेनर्स को भी दिया जाता है और इंडियंस को भी दिया जाता है। और ये किसी भी फील्ड में, मतलब कि सोशल वर्क हो, स्पोर्ट्स हो, ट्रेड इंडस्ट्री हो या कोई और अदर फील्ड हो, तो ये हर फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारे सामने आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कैम, एंड इस केस को अब जो है सुप्रीम कोर्ट हियर करना शुरू करेगी। नाउ ये स्कैम किस बारे में था? ये स्कैम था नागरिक आपूर्ति निगम, एक निगम था जिसमें कुछ लोगों ने, कुछ हायर पोस्ट के ऑफिसर्स थे और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयज़, इन लोगों ने मिल करके करप्शन किया, जिसमें जो फूड प्रोवाइड करने थे, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि जो फूड्स प्रोवाइड करने थे, जैसे नमक हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इन सारी चीज़ों को गुड क्वालिटी का प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा फंड प्रोवाइड किया गया था। बट इस फंड को इन लोगों ने कुछ बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को लोगों को प्रोवाइड किया और साथ ही साथ बचे पैसे अपने पास रख लिए। मतलब मीन्स अराउंड 3 करोड़ का यहाँ पे करप्शन देखने को मिला, जो घोटाला था। और इस 3 करोड़ का ये लोग जो भी अनअकाउंटेड ये लोग पाए गए, जिसमें 27 पर्सन्स बुक्ड हुए, 2 आईएएस ऑफिसर्स और साथ में कुछ और भी लोग थे। नाउ ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे करप्शन की बात की गई है कि किस तरह से कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ पॉलिटिशियंस और साथ ही साथ और भी जो ऑफिसर्स इसमें थे, वो सब जो है किस तरह से करप्शन कर रहे हैं। नाउ इस करप्शन के बाद जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन सब चीज़ों को देख करके इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाती है, तो फिर हाई कोर्ट में भी जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो भी इस मामले को कोशिश करती है किस तरह से कम कर दिया जाए, किस तरह से ये जो इंक्वायरी है इसको और वीक बना दिया जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास वहाँ की काफ़ी पावर्स होती हैं। सो वो वहाँ पे अपने एरिया में चाहेगी कि इस जो भी एविडेंसेस हैं वो प्रॉपरली रिवील ना हो और ये इन्वेस्टिगेशन वीक पड़ती जाए। तो इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि इस केस को सीबीआई को दे देना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पास ये केस नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ इस केस को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जा सकेगा। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि करप्शन किस तरह से हो रहा है। सो इंडिया का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें 2021 की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया की रैंक 180 कंट्री में से 85 है, एंड ये एक लोएस्ट रैंक कंट्रीज़ में भी आती है। साथ ही साथ 2019 ने यह हाईलाइट किया कि अनफेयर और ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग जो है अंडर इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग एंड लॉबिंग बाय पावरफुल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ग्रुप हैज़ रिजल्टेड इन स्टैग्नेशन और डिक्लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ करप्शन। मतलब कि जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं कुछ पावरफुल, उनका जो फंड होता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करती हैं तो अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ चाहती हैं। सो वहाँ पे भी ये करप्शन का बहुत एक बड़े लेवल पे करप्शन देखने को मिलता है इस रीज़न से। अच्छा, तो ये जो करप्शन है इनके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं? तो पहला तो लीगेसी इशू है कि इंडिया जिस टाइम पे एमर्ज हुआ, जिस तरह से एमर्ज हुआ, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और साथ ही साथ लोगों की सैलरीज़ कम थी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी भी काफ़ी कम रही। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन सब चीज़ अपनी पावर का मिसयूज़ करके वहाँ से करप्शन करके एक गलत तरीके से पैसे को अर्न करते थे। प्री लिबरलाइजेशन लाइसेंस परमिट राज, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी प्राइवेट कंपनी को या कुछ भी उनके एरिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, जितनी भी चीज़ें सेटअप हो रही हैं, तो उसकी अथॉरिटी उन ऑफिसर्स के पास होती है कि वो जब प्रोवाइड करेंगे, जब वो परमिट देंगे,
तब जाके चीज़ें रन करेंगी। कोई दुकान है, कोई कंपनी है, तो उस परमिट को देने के लिए वो उनसे कुछ ना कुछ गेंस चाहते हैं, है ना, इमटेरियल गेंस। नाउ इसके बाद आता है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम ब्लैक मनी का यूज़ इलेक्शन में करना, जिससे कि वो जीत सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो वो ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट कर पाएंगे और जीत पाएंगे। वो ब्लैक मनी कहाँ से आता है? तो जब ब्लैक मनी आता है तो फिर उसका मिसयूज़ होता है, और फिर जिन लोगों ने उस मनी को उन्हें दिया होता है वो कहीं ना कहीं एक अदर वे में फ़ायदा चाहते हैं जब वो गवर्नमेंट पावर में, जब वो पार्टी पावर में आती है। इलेक्शन फंडिंग जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसा कि अभी हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनको बना दिया गया है नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब कि किसने डोनेशन किया ये कोई नहीं जान सकता। और इवन ऐसा बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं जान सकती, बट पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई फंड देगा तो वो बताएगा ऑब्वियसली। तो ये वाला तो एक मिथ टाइप का है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका है कि जो नया इलेक्टोरल बॉन्ड है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता नहीं चलेगा किसने फ़ंड दिया, बट पता चलेगा। और साथ ही साथ ये जो फंड्स हैं वो जमा होंगे SBI, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो बैंक आता है SBI उसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से ये पता लगा सकती है कि किस पार्टी को किसने फ़ंड दिया है। नाउ दूसरा है कि क्रोनी कैपिटलिज्म, ना मतलब कि एक पॉलिटिशियंस और कॉरपोरेट्स के बीच में एक अलग ही लिंक होना, वो भी करप्शन को बढ़ावा देता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कि हम लोगों ने देखा है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं हमारे यहाँ सबके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है। तो जब रूल ब्रेकर्स ही रूल बना रहे हैं तो फिर वो खुद को कभी अकाउंटेबल इस चीज़ में मानेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे एक ये आता है कि करप्शन को इस तरीके से भी बढ़ावा मिल जाता है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जो लोग खुद ही रूल ब्रेक कर रहे हैं वही रूल बनाने का काम भी कर रहे हैं। जितने लोग पार्लियामेंट में हैं ऑब्वियसली हर पॉलिटिशियन के ऊपर कहीं ना कहीं केस होगा। नाउ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो लो लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन, मतलब अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं, मतलब ऑब्वियसली इंडिया एक अच्छी कंट्री है, बट स्टिल वहाँ पे फॉर्मलाइजेशन जो है वो काफ़ी कम है। लोग एक अदर मीन्स से चाहते हैं कि इजी वे में हमारा काम हो जाए, हमें पूरे प्रोसीजर से ना गुजरना पड़े। इस वजह से भी ब्लैक मनी को, करप्शन को सपोर्ट मिलता है। और दूसरी बात कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पॉवर्टी है, मतलब जो पुअर पर्सनस हैं वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं और जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं। फ़िलहाल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि ये जो इनकम गैप है ये कम होता जा रहा है, बट स्टिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का हमारे इंडिया में। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे करप्शन को बढ़ावा देने का काम करती हैं। इससे डेवलपमेंट प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉप होता है और ख़राब होता है। इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है और नेशनल सिक्योरिटी भी काफ़ी बड़ा थ्रेट बन के आ जाता है, क्योंकि जब करप्शन होगा तो ऑब्वियसली वो चीज़ें लोगों के और गवर्नमेंट के आँख के सामने नहीं रहेगी, वो पीछे होगी। तो इसका फ़ायदा जो नेशन के लिए थ्रेट है, अदर टेररिस्ट हैं, है ना, और इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इसका फ़ायदा ईजिली उठा सकते हैं। सोशल सेक्टर में लॉस होगा और सिस्टम पे जो फेथ है लोगों का वो उठता चला जाएगा। नाउ इसको देखते हुए कौन से पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? तो पहला है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतलब कि जो इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शंस में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं पहले तो ये एश्योर करना चाहिए कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो। इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक एक्सपेंडिचर जो है, मतलब कि इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एक्सपेंडिचर करती हैं, इस पे एक लिमिट लगनी चाहिए, जिससे कि हर पॉलिटिकल पार्टी, अगर चाहे वो पुअर है या फिर रिच है, मतलब उनके पास पैसे ज़्यादा हैं या कम है, ये मैटर ना करे, बल्कि वो लोग अब पैसों के बल पे नहीं बल्कि अपने काम के बल पे लोगों से वोट पाना सीखें। इससे हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इलेक्शन का वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा। फंडिंग जो है इलेक्शन की वो ये होनी चाहिए कि वो सबको दिखे, ट्रांसपेरेंट हो। जैसा कि अभी नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं जिसमें कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा किसने किसको पैसे दिए, तो ये एक बहुत ही गलत वे है, नॉन ट्रांसपेरेंट वे है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए। दूसरा है
कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा पावर देनी चाहिए, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए, और ज़्यादा पावर देनी चाहिए। सीबीआई है, लोकपाल है, इन सबको और ज़्यादा पावर देनी चाहिए जिससे कि ये अपनी इन्वेस्टिगेशंस को इंडिपेंडेंटली कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आने चाहिए, जैसे कि सिविल सर्विसेज बोर्ड जो है कि वो एक्सेसिव जो पॉलिटिकल कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसको कम किया जाए, जिससे कि जो हमारे सिविल सर्विसेज में ऑफिसर्स हैं, हायर रैंक के या लोअर रैंक के कोई भी, उनके ऊपर जो पॉलिटिशियंस का प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। गवर्नमेंट जो हायरार्की लेवल्स हैं उनको कम करने चाहिए, और एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी सिविल सर्वेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। नाउ इसके बारे में मैं डिटेल में एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, एक अलग सेशन रखूंगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है, डेली का है, सो इसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए। आप बाकी डिटेल में करप्शन पे एक अलग से वीडियो आ जाएगा। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है, व्हाट इज़ ब्लू बगिंग एंड हाउ इट इज़ यूज टू हैक ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस। मतलब कि ब्लू बगिंग क्या होती है और किस तरह से ये ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस को हैक कर सकती हैं। पहली बात तो ये जो ब्लू बगिंग होती है ये 10 मीटर की रेंज में काम करती है, और ये जो आर्टिकल है ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और हर किसी के फ़ोन में ब्लूटूथ भी है। तो ब्लूटूथ होने से आप जो है रिस्क पे भी हो सकते हैं, वो ये आर्टिकल बता रहा है। ये आर्टिकल बताना चाह रहा है कि जो ब्लू बगिंग है इसमें आपके फ़ोन को ब्लूटूथ के थ्रू हैक किया जा सकता है, और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को, कॉन्टैक्ट्स को, और भी अगर वो टेक्नोलॉजी ब्लू बगिंग को और एडवांस करते हैं तो वह आपके डेटा को भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस से। ना ये कैसे किया जाता है, जब आपका ब्लूटूथ की विजिबिलिटी ऑन रहती है, आप कहीं पे नॉर्मली घूम रहे हैं और आपके फ़ोन के ब्लूटूथ की विजिबिलिटी ऑन है, या आपने ब्लूटूथ को ऑन छोड़ दिया है या फिर ऑफ है और विजिबिलिटी ऑन रखी है, तो भी आपका फ़ोन जो है रिस्क पे हो सकता है। ये जो हैकर्स होते हैं ब्लू बगिंग करने वाले, ये 10 मीटर की रेंज में होते हैं, मतलब कि 10 मीटर की रेंज में अगर हैं तो आपको वो ट्रेस कर सकते हैं, और वो आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपके फ़ोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ऐसा बग डाल सकते हैं जो आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता रहेगा, इवन इफ जब आप उनसे दूर हो जाएंगे, 10 मीटर की रेंज से बाहर चले जाएंगे तब भी। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ इसमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जैसे कि आप जब ब्लूटूथ को यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के बाद उसको ऑफ़ कर दें, अनकनेक्टेड ना रहे वो हमेशा, ऐसा ना रहे कि आपने ऑन करके छोड़ दिया और कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है आपसे। जब तक आप यूज़ कर रहे हो तभी तक ब्लूटूथ ऑन रहे, उसके बाद ऑफ़ कर देना चाहिए, और मेक श्योर कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी हमेशा ऑफ रहे, नहीं तो वो ईजिली कोई भी उसको कनेक्ट कर लेगा। इस आर्टिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ लोगों की प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए पर्पज़ से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ दिस आर्टिकल टुवर्ड्स लीगलाइजिंग द सेम सेक्स मैरिज। नाउ ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस आर्टिकल में हमारे डेमोक्रेटिक बिहेवियर के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया गया है, और साथ ही साथ जो हमारे लॉज हैं वो इतने जेंडर बाइस्ड क्यों हैं और हमेशा वो जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते, ऐसे क्वेश्चन इस आर्टिकल में उठ के सामने आते हैं। ना यहाँ पे मैं मेन टॉपिक्स डिस्कस करूँगा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ इसमें बात करी गई स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की। मतलब 1954 में जो स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट में ये मेंशन किया गया था कि इसमें मतलब कि मेल और फीमेल ही मैरिज कर सकते हैं। नाउ सेम जेंडर की मैरिज के बारे में कुछ नहीं बताया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जेंडर को स्पेसिफिकली सेक्शन 4C में, इस आर्टिकल के सेक्शन 4C में बताया गया है कि मीन्स वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है मेल एंड 1 फीमेल। नाउ वाई इट इज़ नॉट जेंडर न्यूट्रल, ये जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्यों यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंट किया गया, क्यों लिखा गया, क्यों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं लिखा गया कि बिटवीन 2 पर्सन्स। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी, इस आर्टिकल के जेंडर न्यूट्रल होने पे क्वेश्चन उठ करके आता है, जो कि सेक्शन 4C में रिप्रेजेंट है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतलब अभी भी ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। टोटल 32 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इस
सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है, और उस पर चाहे पार्लियामेंट के थ्रू या फिर जुरिस्डिक्शन के थ्रू, बट इसको लीगलाइज कर दिया 32 कंट्रीज़ में। बाकी कंट्रीज़ में अभी भी ये लीगलाइज नहीं हुआ है। बताया जाता है इन द नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2014, मतलब 2014 में नालसा और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक केस था, और ये बताया गया कि वहाँ पे नॉन बाइनरी इंडिविजुअल वर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि जिनका जेंडर डिसाइडेड नहीं है, बट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड है। एंड फंडामेंटल राइट जो है, जैसे इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लाइफ फ्रीडम, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइडेड है।